हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुबोध फाउंडेशन ये यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का जो नया बुक आया है एनसीईआरटी का कावेरी। इसमें से भारत आवर लैंड ये जो पोएम है सुब्रमण्या भारती की, इस पोएम की जो क्वेश्चन आंसर्स है इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपको कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे इस पोएम के चेक योर अंडरस्टैंडिंग के आंसर को समझने के लिए। चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। जो बॉक्स में वर्ड दिए हैं उन्हें अप्रोप्रिएटली आपको पुट करना है और जो नीचे समरी दी है पोएम की उसे फुल फिल करना है। तो ये जो वर्ड्स है अभी डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसको फुल फिल करेंगे। द पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू इंडिया। ये जो पोएम है वो भारत को समर्पित है। सेलिब्रेटिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल ग्रेटनेस। इसका मतलब है ये जो पोएम है वो क्या कर रही है, तो किसके बारे में बता रही है? इंडिया के, भारत के नेचुरल ब्यूटी मीन्स प्राकृतिक सुंदरता, हेरिटेज स्पिरिचुअल हेरिटेज मीन्स आध्यात्मिक विरासत, और हिस्टोरिक ग्रेटनेस ऐतिहासिक महानता का ये उत्सव मनाती है ये पोएम। सेकंड जगह पे कौन सा वर्ड आएगा देखिए, द हिमावंत, डिस्क्राइबिंग इट एज माइटी एंड अनपैरेलल्ड। इसका मतलब है कि जो हिमवंत है, हिमालय है, उसकी प्रशंसा यहाँ पे हो रही है, जिसे शक्तिशाली मीन्स माइटी मीन्स शक्तिशाली और अनपैरेलल्ड मीन्स अतुलनीय बताया गया है इस पोएम में। उसके बाद थर्ड जो जगह रहेगी वहाँ पे क्या आंसर आएगा, द डॉट डॉट इज डिपिक्टिंग एज जनरस एंड ग्रेसफुल। अभी किसे जनरस और ग्रेसफुल बोला गया है, तो गंगा रिवर जो है उसे उदार और सुंदर बोला गया है, ग्रेसफुल बोला गया है। उसके बाद द डॉट डॉट आर ऑनर एज सैक्रेड एंड अनमैच्ड। अभी कौन सी चीज़ है जो सैक्रेड है मीन्स पवित्र है और अनमैच मीन्स बेजोड़ है, तो वो है हमारे देश के उपनिषदाज। तो फोर्थ आंसर आएगा उपनिषदाज। आगे क्या दिया देखिए, द पोएट हाईलाइट्स द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वॉरियर्स एंड, और एक वर्ड यहाँ पर आएगा दैट इज़ द सेजेस। इसका मतलब है जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी हाईलाइट किया गया है, किसके? योद्धा जो है और संतों के, सेज मीन संत, ऋषियों के जो योगदान है उनको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, और ये जो लोग हैं हु हैव इनरिच द लैंड विद देयर ब्रेवरी एंड विजडम, इन्होंने क्या किया थे, जैसे कि योद्धा है उन्होंने उनकी वीरता से और संतों ने उनके ज्ञान से इस भूमि को समृद्ध किया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इट ऑल्सो एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ ब्रह्म नॉलेज एंड द टीचिंग ऑफ बुद्धा, हाईलाइटिंग इंडियाज़ डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। अभी यहाँ पे भारत में ब्रह्म ज्ञान की उपस्थिति और बुद्ध की शिक्षाओं को भी क्या किया है, तो स्वीकार करता है हमारा भारत। और जो भारत की गहरी ऐसी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, डीप रूटेड स्पिरिचुअल, गहरी ऐसी आध्यात्मिक और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन मीन्स परंपराओं को भी दर्शाने का काम इस पोएम के माध्यम से किया गया है। द पोएट रिपीटेडली असर्टेड दैट इंडिया इज पियरलेस। कभी बार बार कहता है कि भारत अतुलनीय है, पियरलेस है। अर्जिंग एवरीवन टू प्रेज हर, और उसकी प्रशंसा करने का वो आग्रह करता है पोएट। कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम। ये जो पोएम है उसकी कुछ फीचर्स, विशेषताएं आपको बतानी है, जैसे कि द इम्पैक्ट ऑन रीडर्स मूड। कौन सी चीज़ें जो इम्पैक्ट करती है रीडर्स के मूड पर, तो दैट इज़ द फीलिंग ऑफ प्राइड, एडमायरेशन एंड पेट्रोटिज्म। एक देशभक्ति, प्राइड मीन्स हमारे देश के प्रति गर्व और प्रशंसा की भावना वो क्रिएट करती है ये पोएम, ओके, रीडर पर। द पोएट्स एटीट्यूड, टोन, पोएट का क्या टोन है यहाँ पे, तो रिस्पेक्टफुल क्या है, जिससे क्या बोल सकते हैं हम, रिस्पेक्टफुल ऐसा पोएट का टोन है, अंडरस्टैंड। साथ ही साथ और कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ द सेलिब्रेटरी, उत्सव मनाना है, इस तरह से एटीट्यूड है पोएट का। और अप्रिशिएटिव मीन्स प्रशंसनीय, ऐसा टोन आपको पोएट का दिखाई देगा। द राइम स्कीम, अभी राइम स्कीम इस पोएम की कुछ नहीं है, दैट इज़ द फ्री वर्स, ओके, मीन्स कोई भी राइम स्कीम यहाँ पे फॉलो नहीं की गई है, तो फीचर रहेगा इसका फ्री वर्स। एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन,
पर्सोनिफिकेशन का आपको क्या करना है यहाँ पे एग्जाम्पल देना है, जैसे कि लेट्स प्रेज हर, यहाँ पे हर बोला गया है भारत को, और जैसे कि हम सब जानते हैं पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन फीचर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भारत को फीचर दिया गया है एज अ शी कहकर बोला गया है, हर कह के बोला गया है, देयरफॉर दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। What is the impact of refrain she is peerless let's praise her? अभी refrain का मतलब होता है कोई भी जो लाइन है एक स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे लाइन दी देखो, she is peerless let's praise her, ये 2 बार रिपीट हुई है। मीन्स कोई भी लाइन अगर रिपीट होती है पोएम में तो उसे रिफ्रेन कहा जाएगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है पोएम पे आपको बताना है, तो इसका आंसर रहेगा देखो, द रिफ्रेन क्रिएट्स एम्फसाइज एंड रिपीटेशन reinforcing the idea that India is unique and incomparable। ओके, इसका मतलब ये जो लाइन बार बार दोहराई गई है या फिर आई है, जिससे क्या हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इससे एम्फसाइज मीन्स जोर या फिर प्रभाव इससे बढ़ता है पोएम पर, और उसके साथ साथ ये दिखाता है कि भारत कैसा है। तो ये जो है इसके बारे में बता रहा है कि इंडिया इज़ यूनिक एंड इनकम्पेरेबल, इंडिया कैसा है तो यूनिक है, अद्वितीय है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ये दिखाने का काम इस लाइन से हो रहा है। इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, इनकरेजेस प्राइड एंड मेक द पोएम मोर रिदमिक एंड मेमोरेबल। यह आप देख सकते हैं कि इससे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनता है, भावनात्मक जुड़ाव बनता है इसकी वजह से, और एक गर्व की भावना जगती है, इनकरेजेस प्राइड, अंडरस्टैंड, एंड मेक द पोएम मोर रिदमिक एंड मेमोरेबल, और इससे कविता अधिक लयबद्ध और यादगार बनती है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इंडिया इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब एज दिस सनी गोल्डन लैंड सजेस्ट दैट इट इज। अभी यहाँ पे जो वर्ड इंडिया को बोला गया है द सनी गोल्डन लैंड, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, तो इंडिया कैसी है, तो इट इज़ रिच, प्रॉस्परस, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ वार्मथ एंड ग्लोरी। ये सब चीज़ें इससे हमें दिखाई देती है। द पोएट यूज सिम्बोलिज्म्स, पोएट ने कुछ सिम्बोलिज्म्स यूज़ किए हैं, तो उसे आपको अप्रोप्रिएटली मैच करना है। हिमावंत, हिमावंत कैसा है, तो हिमावंत मीन्स हिमालय, हिमावंत इज यूज एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड परमानेंस। गंगा इट्स symbolize purity and generosity। ओके, उपनिषदाज जो यूज़ किया गया एज अ सिंबल स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल लेगेसी, अंडरस्टैंड। उसके बाद है गैलेंट वॉरियर एंड सेजेस, जो दिखा रहा है करेज एंड विजडम। ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धाज धम्मा, नॉलेज एंड इनलाइटमेंट। सनी गोल्डन लैंड, जो शो कर रहे रिचनेस एंड ग्लोरी, अंडरस्टैंड। ये आंसर आप उसका वहाँ पे लिख सकते हैं। द पोएट यूजेस इमेजरी डिस्क्राइब लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर दैट अपील टू द सेंस। इमेजरी का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना कि टू क्रिएट विविड पिक्चर, जिससे लोगों के दिमाग में अलग अलग पिक्चर्स बने, वो सेंस लोगों के भी सामने आ जाए माइंड में। तो ऐसे भी कोई 2 एग्जांपल्स देने हैं, जैसे कि सनी गोल्डन डे। ओके, यहाँ पे विजुअल इमेजरी होती है ब्राइटनेस और रिचनेस की, अंडरस्टैंड। डिस्क्राइब हिमावंत एज माइटी एंड टॉवरिंग, फ्लोइंग गंगा रिप्रेजेंटिंग ग्रेस एंड प्योरिटी। ये कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ हाइपन इन द फर्स्ट स्टांजा। जो फर्स्ट स्टांजा है वहाँ पे जो हाइपन यूज़ किया गया है, ठीक है, क्या उसका यूज़ है। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू, ऐसे ऑप्शंस आपको बताने की जो ट्रू है। ठीक है, क्रिएट डेलिबरेट पॉज टू रीइंफोर्स द सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड प्राइड। ओके, इससे क्या किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि क्रिएट डेलिबरेट पॉज, जानबूझकर रुकाया गया है, टू रीइंफोर्स द सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड प्राइड। उस हाइपन का यूज़ किया गया है किसके, एक प्रभाव लाने के लिए, इम्पैक्ट लाने के लिए, कि प्रशंसा, एडमायरेशन प्रशंसा, और प्राइड मीन्स गर्व को दिखाने के लिए ये डेलिबरेटली उसका यूज़ किया गया है। दैट इज अ ट्रू, ये ट्रू रहेगा। सेकेंड, एम्फसाइजेज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियाज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ओके, सेकेंड जो है ताकत, इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकत
और कमज़ोरी के बीच अंतर दिखाता है ये, इसके लिए उसका यूज़ किया गया हाइफन का। तो इट इज़ अ रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, ये नहीं है, ठीक है, फॉल्स है ये। उसके बाद लेंड टू द लिरिकल क्वालिटी गिविंग इट अ मेजर्ड चांट लाइक राइम, कविता को गीत जैसी लय देने के लिए यहाँ पे हाइपन यूज़ किया गया है। यस, दैट इज़ अ ट्रू। आगे बढ़ रहे, सजेस्ट हेजिटेशन और अनसर्टनिटी इन द पोएट्स क्लेम्स अबाउट इंडिया। ओके, सजेस्ट हेजिटेशन एंड अनसर्टनिटी, अनिश्चितता, झिझक, हेजिटेशन मीन झिझक और अनसर्टनिटी मीन्स अनिश्चितता दिखाने के लिए पोएट यहाँ पे यूज़ कर रहा है, दैट इज़ अ फॉल्स। प्रेजेंट अ की element of India's greatness before the hyphen and make a strong assertion about its uniqueness after the hyphen. Okay, क्या करना, presents a key element of India's greatness, पहले महानता और बाद में जोरदार कथन, एक यूनिकनेस दिखाने के लिए हाइपन का यूज़ किया गया है। डेफिनेटली इट इज़ अ ट्रू। अब एक कुछ हाइपर बोली जो है ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। फिर भी आपको बता देता थोड़ा सा, यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे एक्सट्रीम एग्जैजरेशन ओके किया जाता है ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए हाइपरबोली का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि माई लगेज वेट अ टन, तो कोई भी लगेज 1 टन का नहीं होता है, मगर बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए हाइपरबोली का यूज़ किया जाता है। शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड, किसी की भी जो स्माइल है वो इतनी बड़ी नहीं होती है, तो ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। ये जो पोएम है एक ओड है, ओड का मतलब क्या है, तो एक इट इज़ अ पोएम, लिरिकल पोएम ओके, जो एक्सप्रेस करती है डीप एडमायरेशन, मीन्स किसी भी व्यक्ति के प्रति क्या करना, गहरी प्रशंसा, प्रेज, रेवरेंस फॉर अ पर्सन, व्यक्ति हो गया, प्लेस, ऑब्जेक्ट, आइडियाज़, इनके बारे में क्या करना, तो इनके प्रति गहरी ऐसी प्रशंसा, सम्मान या आदर व्यक्त करने के लिए ओड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ पोएम, लिरिकल पोएम, याद रखिए यहाँ। इट इज़ ऑफन रिटन इन एन एलिवेटेड और फॉर्मल स्टाइल, इसे कैसे, एलिवेटेड मीन्स ऊंची और फॉर्मल स्टाइल मीन्स औपचारिक शैली में लिखा जाता है। सेलिब्रेटिंग द सब्जेक्ट विथ इंथुजियाज्म एंड इमोशन, और जो विषय उसे उत्साह और भावना के साथ प्रस्तुत किया जाता है। एंड ओड्स लैंग्वेज इज़ ऑफन ग्रैंड एंड एक्सप्रेसिव, ये जो लैंग्वेज होती है ओड की वो कैसी होती है, ग्रैंड, अंडरस्टैंड, भव्य और प्रभावशाली होती है। एंड इट सीक्स टू हाईलाइट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, विशेष और असाधारण ऐसी खूबियों को उजागर करने का प्रयास इस पोएम के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, देखो जहाँ पे आपको बोला है कि आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स जो ओड के हैं, तो द पोएम इज़ एन ओड एग्जाम्पल्स बिकॉज इट शोज़ डीप प्रेज एंड एडमिरेशन फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत प्रेज और एडमिरेशन किया जा रहा है इंडिया का। पोएट प्रेज कर रहे हैं इंडिया नेचुरल ब्यूटी, हिमावंत और गंगा के बारे में। द पोएट एडमायर्स इंडिया स्पिरिचुअल हेरिटेज, उपनिषदास और ब्रह्म नॉलेज, देयरफॉर इट इज़ ओड। The poet highlights great people like warrior, sage and Buddha. The poet call India peerless and urge everyone to praise her. तो इसकी वजह से हम इस पोएम को ओड बोल सकते हैं, ठीक है। The poet uses allusions in the poem. Okay, पोएम ने इस पोएम में पोएट ने क्या किया, तो इस पोएम में allusions मीन्स संकेत का यूज़ किया है। अभी allusions क्या होते हैं, देखो इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, अंडरस्टैंड, जहाँ पे राइटर मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट, लिटरेरी वर्क और कल्चरल एलिमेंट विदाउट एक्सप्लिसाइटली मेंशन इन इट। जहाँ पे लेखक क्या करता है, तो कोई भी ऐसा वेल नोन पर्सन है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, स्थान है, घटना है, साहित्यिक कृति है, अंडरस्टैंड, या फिर कल्चरल एलिमेंट है, इन तत्वों का नाम लिए बिना ही अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भ देता है, ठीक है। द रीडर इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द रेफरेंस बेस्ड ऑन प्रायोरिटी नॉलेज। तो यहाँ पे जो रीडर है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने जो पहले का जो उनके पास ज्ञान है उसके आधार पर इस संदर्भ को पहचाने। अल्यूजन कैन
allusions can come from mythology, religion, literature, history and और popular culture। अभी allusion कहाँ से आता है तो पौराणिक कथाएं, माइथोलॉजी, रिलीजन मीन्स धर्म, लिटरेचर मीन्स साहित्य, हिस्ट्री और पॉपुलर कल्चर और लोकप्रिय संस्कृति से ये हो सकते हैं allusions। ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया देखो, ही इज़ अ रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास। वो गणित की जो क्लास है उसमें एक असली साइंस आइंस्टाइन है। यहाँ पे जो आइंस्टाइन वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब है कि वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, किसमें, साइंस और विज्ञान में, विज्ञान और मैथमेटिक्स मीन्स गणित में। ठीक है, तो अलूजन्स यहाँ पे वर्ड जो है वो आइंस्टाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाउ रीड द एक्सप्लेनेशन एंड आइडेंटिफाई द मैचिंग अलूजन फ्रॉम द पोएम फॉलोइंग। तो आपको आइडेंटिफाई करना है जो कुछ इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से कि ये कौन सा अलूजन है। जैसे कि पहला दिखाई दिया रहा आपको कि एन अलूजन टू द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर दैट फ्रॉम द फिलोसॉफिकल कोर एंड सिंबलाइज डीप विजडम एंड एनलाइटमेंट। तो एंशिएंट इस वर्ड से हमें समझ में आता है कि ये उपनिषदास के बारे में बात कर रहे हैं। फिलोसॉफिकल कोर और सिंबलाइज डीप विजडम एंड एनलाइटमेंट मीन्स ये उपनिषदास के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, एन अलूजन टू द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एसोसिएट विथ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट ट्रूथ। सेल्फ रियलाइजेशन एंड अल्टीमेट ट्रूथ, इसकी वजह से हमें समझ में आता है कि ये ब्रह्म नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अलूजन के लिए वो वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा अलूजन टू गौतम बुद्धास टीचिंग, जो गौतम बुद्ध की टीचिंग के बारे में, विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड ए कंपैशन, नॉन वायलेंस एंड इनलाइटमेंट। ठीक है, तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है, इंडिया का रोल इन शेपिंग मेजर रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। तो ये बुद्धा के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा हमें समझता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे अभी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की तरफ। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आपको ये पैसेज रीड, ये जो स्टांजा दिया है वो रीड करना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस द वर्ड माइटी। ये जो स्टांजा में माइटी वर्ड आया है ये क्या रेफर कर रहा है, अबाउट द हिमावंत। तो ये इसका आंसर रहेगा स्ट्रेंथ एंड ग्रैंडोर, पावर, ताकत, स्ट्रेंथ दिखाने का काम ये वर्ड कर रहा है यहाँ पे माइटी। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। तो क्वेश्चन है देखो, द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ फोर्थ एंड सिक्स लाइन, फोर्थ लाइन और सिक्स लाइन के जो एंड में क्वेश्चन मार्क आया है ग्रेस के बाद, देम के बाद, इस एक्सट्रैक्ट में उसे क्यों यूज़ किया गया है। तो शो डाउट एंड अनसर्टनिटी, डेफिनेटली नॉट, ये आंसर नहीं है। ये जो स्टांजा है मैंने पोएम के वक्त अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। पोएम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। एम्पसाइज अ पॉइंट, एम्पसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए पॉइंट को, इसके लिए इसका यूज़ किया गया है। यस, इसका आंसर रहेगा एम्पसाइज अ पॉइंट। हाईलाइट कन्फ्यूजन हेजिटेशन, ये भी आंसर नहीं है। रिवील इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी, ये भी इसका आंसर नहीं है। वाई इज़ द गंगा कॉल्ड जेनरस, गंगा को उदार क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि गंगा को उदार कहा गया है क्योंकि इट नरिशेस लाइफ, क्योंकि वह जीवन को पोषण देती है। वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग, पीने के लिए और खेती के लिए पानी प्रदान करती है। और साथ ही साथ सपोर्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल, और लाखों लोगों का सहारा बनती है। इट गिव्स सेल्फलेसली विच रिफ्लेक्ट्स जनरसिटी, और वह ये सब निस्वार्थ भाव से देती है जो उदारता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज द रिवर्स मूवमेंट डिस्क्राइब एज ग्रेसफुल। नदी की जो गति है उसे सुंदर क्यों बताया गया है, सौम्य क्यों बताया है। ग्रेसफुल मीन्स सौम्य या फिर सुंदर। तो इसे ऐसा डिस्क्राइब किया गया है रिवर को एज ए ग्रेसफुल क्योंकि इट फ्लॉज स्मूथली एंड ब्यूटीफुली, क्योंकि वह शांत और सुंदर ढंग से बहती है। क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ काल्मनेस एंड एलिगेंस, जिससे शांति और सौंदर्य का अनुभव होता है। ठीक है, लाइक जेंटल कंटिन्यूस मोशन, जैसे कि कोई कोमल और निरंतर गति हो। फिल इन द ब्लैंक्स, द पोएट इज इम्प्लाइंग दैट द उपनिषदास आर अनमैच्ड, अनमैच्ड इसका आंसर रहेगा इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, हाउ डज द पोएम
रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। ओके, ये जो पोएम है किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, मीन्स कैसे संबंध दिखाती है किसके बीच, जो कल्चरल आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक पहचान, और हेरिटेज मीन्स विरासत, इनके बीच में एक मजबूत संबंध कैसे दिखाती है यह कविता। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, द पोएट हाईलाइट्स इंडियाज रिच हेरिटेज बाय रेफरिंग टू हिमालयाज, द गंगाज एंड द उपनिषदाज। ये कविता जो है वो हिमालय, गंगा और उपनिषदाज जो है इनका उल्लेख करके भारत की समृद्ध ऐसी विरासत, हेरिटेज विरासत को दर्शाती है। दिस एलिमेंट्स रिप्रेजेंट नेचुरल ब्यूटी, और ये जो एलिमेंट्स है, ये जो तत्व है क्या दिखाते हैं, तो नेचुरल ब्यूटी मीन्स प्राकृतिक सुंदरता, स्पिरिचुअल विजडम आध्यात्मिक ज्ञान, और एनिशियंट ट्रेडिशन प्राचीन ऐसी परंपराओं को दिखाने का या फिर उसे रिप्रेजेंट करने का काम ये करती है। शोइंग अ डीप कनेक्शन टू इंडियाज कल्चरल रूट्स एंड आइडेंटिटी, जो भारत की सांस्कृतिक जड़ों को, कल्चरल रूट्स और आइडेंटिटी मीन्स पहचान से गहरा संबंध दिखाती है। ठीक है, ये पोएम। What can you infer about the poet's attitude towards India from the repeated phrase "She is peerless, let's praise her"? अभी ये जो लाइन है "She is peerless, let's praise her", ये जो लाइन है यह इसे कवि का जो भारत के प्रति दृष्टिकोण है वो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आता है? तो ये जो लाइन है ये बताती है कि द पोएट फील्स इमेंस प्राइड, एडमायरेशन एंड रेवरेंस ऑफ इंडिया। इससे हमें देख सकते हैं कि भारत के प्रति बहुत ऐसा गर्व, प्रशंसा और रेवरेंस मीन्स आदर्श यहाँ पे महसूस होता है इस लाइन से। ये जो वर्ड है पियरलेस सजेस्ट करता है द पोएट बिलीव दैट इंडिया इज़ यूनिक एंड इनकम्पेरेबल। इससे हम देख सकते हैं कि पोएट यहाँ पे बताता है कि भारत एक अनोखा, यूनिक और इनकम्पेरेबल मीन्स अतुलनीय बताता है यहाँ पे वर्ड कौन सा, पियरलेस। How does the poet reflect a strong connection to cultural identity and heritage? Understand? अभी the line "Many a sage has sanctified this land" suggest about India's spiritual heritage. अभी ये जो "Many a sages has sanctified this land", ये जो लाइन है ये भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है उसके बारे में क्या बताती है? तो ये सजेस्ट करती है, देखो, इंडिया हैज़ बीन द होम ऑफ ग्रेट सेजेस एंड स्पिरिचुअल लीडर्स। इंडिया जो है वो, भारत जो है वो अपना महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का भूमि रहा है। हुज टीचिंग्स एंड प्रेजेंस हैव मेड द लैंड होली एंड स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट। ओके, और इनकी जो शिक्षा है, उनकी जो उपस्थिति है, इससे इस भूमि को पवित्र और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है। हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस? ओके, यहाँ पे जो कवि योद्धाओं का और म्यूजिक मीन्स संगीत को भारत की महानता से कैसे जोड़ता है? तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम, पोएट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है वॉरियर्स विद ब्रेवरी, वीरता से योद्धाओं को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ता है, सेक्रीफाइस से, बलिदान से जोड़ता है। इससे वो शो करता है इंडिया की स्ट्रेंथ, भारत की शक्ति को वो दिखा रहा है। और उसके अलावा म्यूज़िक रिप्रेजेंट्स कल्चरल रिचनेस एंड आर्टिस्टिक एक्सेलेंस, और संगीत से सांस्कृतिक समृद्धि और कला को दर्शाता है। टुगेदर दे हाईलाइट बोथ पावर एंड क्रिएटिविटी, दोनों को मिलाकर शक्ति और रचनात्मकता को उजागर करता है पोएट। हाउ डज दिस पोएम फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड? ये जो कविता है राष्ट्रीय गर्व की भावना को कैसे उत्पन्न करती है? ये जो पोएट है, ये जो पोएम है, बिल्ड्स नेशनल प्राइड बाय सेलिब्रेटिंग इंडियाज नेचुरल वंडर्स, स्पिरिचुअल हेरिटेज, हिस्टोरिकल ग्रेटनेस एंड कल्चरल रिचनेस। ये जो कविता है भारत की प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल वंडर्स, स्पिरिचुअल हेरिटेज आध्यात्मिक विरासत, हिस्टोरिकल ग्रेटनेस ऐतिहासिक महानता, कल्चरल रिचनेस में सांस्कृतिक समृद्धि को बताने का काम कर रही है। इट इनकरेजेस रीडर्स टू फील प्राउड ऑफ देयर कंट्री एंड इट्स लेगेसी। ये जो रीडर्स है, अपने रीडर्स को अपने देश के लिए
देश को और उसकी विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित करती है। ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सफिक्स दिया है और एग्जाम्पल दिया है। देखो सफिक्स मीन्स ऐसा वर्ड, ऐसी कुछ लेटर्स की जो लास्ट में ऐड किए जाते हैं वर्ड के, उसे सफिक्स बोला जाता है। तो मीनिंग दिया है देखो, फुल ऑफ, हैविंग अ क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, जिसके पास फुल ऑफ काइंडनेस है, बहुत अच्छा है वो, तो उसे हम बोल सकते हैं ग्रेशियस। ITY ये सफिक्स लगेगा किसके लिए, तो उसके लिए मीनिंग दिया है देखो, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड और एनिशियंट, तो उसका जो सफिक्स ये जो रहेगा एग्जाम्पल या फिर वर्ड, वो रहेगा एंटिक्यूटी। EST सुपरलेटिव फॉर्म, दैट इज द ग्रेटेस्ट। विदाउट समथिंग मीन्स फियरलेस। ओके, तो इस तरह से हम इससे क्या कर सकते हैं, तो आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। पोएम से ये वर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्लीट द टेबल बाय एडिंग अ डिफरेंट सफिक्स, हमें टेबल कंप्लीट करना है अलग अलग सफिक्स को ऐड करके। क्रिएट अ सेंटेंस यूजिंग द क्रिएटेड वर्ड, जो वर्ड आपने बनाया उसके हिसाब से आपको एक सेंटेंस बनाना है उसका यूज़ करके। एग्जाम्पल भी हमें दिया है देखो, TION ये जो सफिक्स से उसका मीनिंग है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ। एग्जाम्पल इंडिकेट का बनाया गया इंडिकेशन, तो इसका एग्जाम्पल लिया गया द डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून। तो वैसे ITV जो है ये सफिक्स है, इसका मतलब होता है क्वालिटी और नेचर ऑफ। एग्जाम्पल इसके लिए हम कर सकते हैं क्रिएटिव का सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं शी इज़ अ वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट। मेंट का मतलब है यहाँ पे द एक्शन और रिजल्ट ऑफ, तो इसको हम वर्ड ले सकते हैं डेवलपमेंट का फिर सेंटेंस बनेगा द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इज इम्पोर्टेंट। ED पास्ट टेंस वर्जन ऑफ वर्ब, ED हम कर सकते हैं प्लेड। ओके, तो एग्जाम्पल रहेगा दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। इस तरह से इसके हम आंसर लिख सकते हैं। अब ये जो लिसन एंड रिस्पॉन्ड का है, तो इसके लिए आपको टीचर एक ट्रांसक्रिप्ट रीड करके देगा पेज नंबर 260 पे। अभी ट्रांसक्रिप्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे, आपको क्या करना है वो रीड करनी है। आपको पेज नंबर 260 पे दी हुई है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो स्पीकर नंबर जो है जिसके हाथ में कैमरा है वो स्पीकर नंबर 3 रहेगा, दैट इज़ आंसर। और जो क्लाइंबिंग कर रहा है दैट इज़ स्पीकर नंबर 2, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, वही सेम क्वेश्चन दिया है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको उसे फाइंड आउट करना है कौन से स्पीकर का ये है। जैसे कि द ग्रीन सराउंडिंग्स लुक ब्यूटिफुल विजुअली, ये स्पीकर 4 है। द ग्रुप विजिट्स मेक इवन द डिफ़िकल्ट एरिया सीम ईजी, नॉट अवेलेबल, ये नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3, द क्वाइटनेस ऑफ द इन्वायरमेंट हियर लीड टू अ पीसफुल एक्सपीरियंस, ये स्पीकर नंबर 1 का लाइन है। जो नेक्स्ट है नंबर 4, द रिस्क एंड थ्रिल इन सच एन एरिया इज़ वॉट इज़ मोस्ट अपीलिंग, स्पीकर नंबर 2। द ड्राई एक्सपांस promises to appeal to the spirit of exploration, speaker number 3, and the sight of such beauty is very inviting and has to be captured, ये स्पीकर नंबर 3 रहेगा। अभी बढ़ते हैं हम स्पीकिंग एक्टिविटी की तरफ। स्पीकिंग एक्टिविटी आप इसमें देख सकते हैं कि आपको जोड़ी बनाना है। टेक टर्न टू स्पीक अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ योर विलेज, टाउन, सिटी दैट यू फील आर एन एसेट। जोड़ी बनानी है आपको, और आपका जो गांव है या फिर आपका जो टाउन है, सिटी है, उसके जो एस्पेक्ट्स है, पहलू है, उनके बारे में आपको क्या करनी है, दूसरी खासियत बतानी है, मीन्स एसेट्स बताने हैं कि आपको लगता है कि आपके गांव का एसेट है, खासियत है, या फिर सिटी या फिर कोई कस्बा है, उसी खासियत आप मानते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। इट कुड बी अबाउट जियोग्राफिकल, ये भौगोलिक हो सकता है। कल्चरल मीन्स जिसे हम बोल सकते हैं सांस्कृतिक। ट्रेडिशनल फीचर्स पारंपरिक विशेषताएं, या फिर इवन इट्स हिस्ट्री, या फिर इतिहास भी हो सकता है। तो ये जब आप करेंगे, जब आप बोलेंगे इसके बारे में, तो आपको कुछ क्या करना है, तो कुछ क्लूज़ दिए हैं अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, कुछ वाक्यों का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि वन थिंग दैट आई फाइंड ट्रूली वंडरफुल अबाउट माई विलेज, टाउन, सिटी इज़,
मेरा जो गांव है उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अंडरस्टैंड। इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब माई विलेज, टाउन, सिटी इन वन वर्ड इट वुड बी। अगर मैं मेरे गांव को, कस्बे को या फिर शहर को एक शब्द में बताना हो मुझे, तो वो क्या होगा? इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं या फिर उसके बारे में ये लाइन्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आई हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड बाय द वे द पीपल ऑफ माई विलेज। ओके, फैसिनेटेड मीन्स मैं हमेशा इस बात से प्रभावित रहा हूँ, मेरे गांव के जो लोग हैं या फिर मेरे शहर के लोग हैं, तो वो क्या है? वॉट आई वॉन्ट अदर पीपल टू नो अबाउट माई विलेज, टाउन, सिटी इज़। मैं चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ कि दूसरे जो लोग हैं मेरे गांव के बारे में, कस्बे के बारे में, शहर के बारे में ये बात जाने की, जो कुछ भी होगी वो आप आगे पुट कर सकते हैं। When it comes to the scenery, my village, town, city truly shine because जहाँ तक आप एक प्राकृतिक दृश्य, सुंदरता के बारे में बात करते हैं, तो मेरा गांव या फिर कस्बा या शहर है सच में खास है। क्यों है तो वो आपको रीज़न बताना है। वो वहाँ पे वाटरफॉल है या कुछ भी चीज़ें हैं खास करके। आई फील अ डीप सेंस ऑफ प्राइड व्हेन आई थिंक अबाउट माई विलेज, टाउन, सिटी। जब कभी भी मैं मेरे गाँव के बारे में, शहर के बारे में सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि इसका आगे रीज़न लिख सकते हैं आप। ठीक है, अभी राइटिंग स्किल की तरफ आएंगे। राइटिंग टास्क, आपको एक पैराग्राफ लिखना है कुछ चीज़ों जो किसी भी आपने जगह को विज़िट किया है उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करने उसमें, जैसे कि व्हाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ पे क्यों गए थे। हु डिड यू ट्रैवल विथ, किसके साथ गए थे। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द ट्रैवल, आप किस तरह से प्रिपेयर हुए थे। वेयर डिड यू स्टे, और आप कहाँ रहे थे। व्हाट एक्टिविटीज़ डिड यू डू देयर, और आपने कौन सी चीज़ें वहाँ पे की थी। इसका आंसर आपको लिखना है। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं अभी। लास्ट ईयर, पिछले साल, आई विजिटेड मनाली, मैं मनाली गया था या फिर गई थी, आपके हिसाब से मैं मनाली गया था। अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश एंड द मेमोरीज ऑफ द ट्रिप आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड। जो मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर ऐसा पहाड़ी स्थान है, और आज भी यह जो यात्रा मैंने की थी, ये जो मैंने ट्रिप की थी, इसकी यादें आज भी मेरे मन में ताज़ा है। आई वेंट देयर टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई बिजी रूटीन एंड टू इन्जॉय द पीसफुल माउंटेन्स। मैं वहाँ पे गया था कि जो मेरी व्यस्त ऐसी दिनचर्या है, रूटीन है मेरा, बिजी रूटीन, उससे कुछ दूर जाने के लिए, शांत पहाड़ों का आनंद लेने के लिए मैं वहाँ पे गया था। आई ट्रैवल विथ माई फैमिली, मैं मेरे फैमिली के साथ गया था। विच मेड द जर्नी इवन मोर स्पेशल, इसकी वजह से मेरी जो जर्नी है, सफ़र, वो और भी ख़ास बन गया। बिफोर द ट्रिप से पहले, वी प्लान आवर इनिशियरी, हमने योजना बनाई थी। बुकड आवर होटल ऑनलाइन एंड पैक्ड वार्म क्लोथ्स एज द वेदर देयर इज़ क्वाइट कोल्ड। हमने क्या किया, तो बुक किया ऑनलाइन, और जो ठंड के कारण जो गर्म कपड़े हैं उसको भी हमने पैक किया। ठीक है। We stay in cozy hotel surrounded by snow-covered peak and green valleys. Okay, हमने एक आरामदायक ऐसे होटल में हम ठहरे थे जहाँ से बर्फ़ जो है हमें दिखाई दे रहा था पहाड़ों का, और हरी भरी ऐसी वादियाँ भी वहाँ से दिख रही थी। ठीक है। ड्यूरिंग आवर स्टे, जब हमने वहाँ पे रुके, ओके, वी इंजॉयड साइट सीइंग। ओके, हमने बहुत सारा इंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। विजिटेड प्लेस लाइक सोलोंग वैली, हमने सोलोंग वैली, उसके बाद रोहतक पास। ओके, ट्राइड एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक पैराग्लाइडिंग, और इसके साथ ये चीज़ें हमने देखी, साथ ही साथ हमने पैराग्लाइडिंग का भी हमने इंजॉय किया। बहुत सारा टाइम हमने स्पेंड किया फॉर एडमायरिंग द नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता का बहुत आनंद लिया हमने। इट वॉज रिफ्रेशिंग एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दैट आई विल ऑलवेज चेरिश। ये कैसा, तो एक ताजगी भरा अविस्मरणीय सा अनुभव था जिसे मैं हमेशा याद रखूँगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सर्च फॉर पोएम्स और सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू इंडिया, योर मदरलैंड, in your regional language. Share them with your classmate and explain their meaning too. आपको पोएम या फिर सॉन्ग ढूंढना है जो डेडिकेटेड है आपके इंडिया से या फिर आपके रीजनल लैंग्वेज से, और उसका मीनिंग भी आपको लिखना है। तो आप जो चाहे आप उसका यहाँ पे कोई भी पोएम ले सकते हैं, वंदे मातरम ले सकते हैं, सारे जहाँ से अच्छा ले सकते हैं।
ओके, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी रीजनल लैंग्वेज की बात हो रही हो, मदरलैंड की बात हो रही हो। तो एक महाराष्ट्र से हूँ मैं, इसलिए मैंने मराठी का सॉन्ग लिया है, जय जय महाराष्ट्र माझा। ये जो सॉन्ग है, ये जो पोएम है, ये क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है डीप लव एंड प्राइड फॉर महाराष्ट्र एंड इंडिया। यहाँ पे प्रेज की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है लैंड, कल्चर, ब्रेवरी ऑफ द पीपल, और ये हाईलाइट कर रहा है यूनिटी, ट्रेडिशन एंड द ब्यूटी ऑफ मदरलैंड, ठीक है। और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो आपको क्या करना है, तो 6 ग्रुप ऑफ 6 और एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बनाना है इंडिया के मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स पर। उसकी फीचर्स लिखने हैं, रीजन लिखना है, कौन से रीजन में है वो, और इम्पोर्टेंस लिखना है, लोगों की ज़िंदगी में उसका क्या है, और कौन सी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती है इसके बारे में, ठीक है। और एक एग्जांपल भी उसमें आपको डालना है। जैसे सबसे शुरुआत करेंगे माउंटेन, रिवर्स, ओके, डेजर्ट, वैली, आइलैंड्स एंड प्लेट्यूज, ये कुछ दिए है, तो उसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। जैसे कि माउंटेन है, माउंटेन में कौन से माउंटेन्स इंडिया में, हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट भी है, ठीक है। रीजन कौन सा है, नॉर्थ इंडिया, हिमालय है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन में वेस्टर्न घाट है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, तो ये प्रोटेक्ट करता है कि हिमालय है तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम कोल्ड विंड्स, सोर्स ऑफ, ये कोल्ड विंड्स हमें प्रोटेक्ट करता है। ये सोर्स है रिवर्स का, टूरिज़्म, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। लैंग्वेजेस कौन सी, हिंदी, नेपाली, मराठी, कन्नड़ा, मलयालम। रिवर्स के बारे में बात करेंगे, तो एग्जाम्पल से रिवर के गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी कौन से रीजन से बहती है, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया से। क्या प्रोवाइड करती है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो ये वाटर प्रोवाइड करेगी फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग, जिसका सपोर्ट मिलता है लाइवलीहुड के लिए, और इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। लैंग्वेजेस बोली जाती है उस रीजन में, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा, एज वेल एज मराठी ऑल्सो। डेजर्ट, डेजर्ट है हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान और गुजरात में ही है। इसका इंपॉर्टेंस है कि यूनिक कल्चर एंड टूरिज्म, मिनरल सोर्सेस, ये कुछ इंपॉर्टेंस है इसका। लैंग्वेज राजस्थानी एंड गुजराती। वैलीज, वैलीज में कांगड़ा वैली, नुब्रा वैली, रीजन कहाँ पे है, कौन से रीजन में है ये, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि फर्टाइल लैंड है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे अच्छे सुंदर से दृश्य है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी, लद्दाखियन, तिब्बतन। आइलैंड्स कौन से है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ओके। रीजन कौन सा है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, टूरिज्म, मरीन डाइवर्सिटी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लैंग्वेज कौन सी, हिंदी, बंगाली, तमिल, मलयालम। प्लेट्यूज के बारे में बात करेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू। सेंट्रल और साउथ सदर्न इंडिया में ही है। इंपॉर्टेंस है इसका, रिच मिनरल्स है, एग्रीकल्चर जहाँ पे कॉटन, मिलेट्स ज़्यादा उगते हैं। लैंग्वेज बोली जाती है मराठी, हिंदी, कन्नड़ा एंड तेलुगु, ठीक है। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि भाई इंडिया जो है, इंडिया के जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, मेक इट डाइवर्स एंड रिच, जिसकी वजह से रिच और डाइवर्स होता है, ओके। ये जियोग्राफिकल फीचर्स वो अलग अलग डाइवर्स बनाते हैं इंडिया को। इसका इन्फ्लुएंस लोगों की लाइफस्टाइल पे, कल्चर, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज और लैंग्वेज पर पड़ता है, और इससे इंडिया क्या बनता है, तो यूनिक बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। क्लास 9 का सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस, हर एक बुक पर मैंने क्या बनाई थी, वीडियो बनाए हैं, आप जाकर क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।